हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए सो दैट वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें और वो लोग भी करंट अफेयर डेली बेसिस पर रिवाइज कर सकें। वीडियो डेली बेसिस पर आती है तो आप वीडियो को डेली बेसिस पर देखिए ताकि बहुत लोड ना हो, करंट अफेयर का बर्डन आपको ना लगे। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर रिवाइज करते रहेंगे तो आप करंट अफेयर को ईजिली हैंडल कर सकते हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा देर की नहीं होती है तो आपका करंट अफेयर ईजिली रिवाइज हो जाता है, क्विकली रिवाइज हो जाता है। चलिए तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर करंट अफेयर की PDF मिल जाती है और मैं कुछ नए क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पर आपको क्विज़ के माध्यम से प्रैक्टिस हो सकती है करंट अफेयर की, आपको अपनी प्रैक्टिस पता चल सकती है कि यहाँ पे सिर्फ आप न्यूज़ सुनते हैं, बट वहाँ पे आपको रिकैप हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस मैं डालता हूँ तो उससे आपको रिवीजन हो सकता है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम कवर करेंगे PIB रिसोर्सेज को, जो भी PIB के थ्रू न्यूज़ आई है उसको हम कवर करेंगे। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण हिंदी में जो भी न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिसेंटली चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुरु रविदास जी की जयंती 16 जनवरी को मनाई जाती है, तो उसी को मनाया जा रहा है इस बार भी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। वर्ष 2022 में गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती है, याद रखिए। 15वीं-16वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि, समाज सुधारक और गुरु थे ये, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति गीतों, छंदों, आध्यात्मिक शिक्षाओं के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने आदि ग्रंथ, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, में 40 कविताएं भी लिखी। ये मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। ठीक है, तो सिख धर्म मेनली क्या था कि समानता, हर कोई समान है, इस पे बेस्ड था। तो इसीलिए इन्हें सिख धर्म ने आकर्षित किया था। आपने पता होगा वहाँ पे लंगर व्यवस्था होती है, चाहे कोई भी बैठ के एक ही स्थान पर खाना खाते हैं। तो ये समानता के कुछ पॉइंट थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया समानता लाने में समुदाय के बीच, और इसीलिए इनके जो विचार थे वो बहुत शीतलता वाले थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने की है पेटीएम के साथ साझेदारी। भारत में टिप्स के लिए पेमेंट पार्टनर के रूप में ट्विटर ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी करी है। टिप्स के माध्यम से उपयोगकर्ता पेटीएम, UPI जैसे किसी भी पेटीएम भुगतान साधन का उपयोग करके ट्विटर पर अपने पसंदीदा रचनाकारों को या छोटे व्यापार मालिकों का समर्थन कर सकते हैं। उसके डोनेशंस दे सकते हैं आप उन्हें। यह ट्विटर पर कमाई करने का एक नया तरीका है और सेवा पर लोगों को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में धन भेजने पर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको किसी को भी अच्छा लगता है तो आप उसको मनी ट्रांसफ़र करते हो। इसके लिए ट्विटर ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में UNDP ने शुरू की है एक डिजिटल रणनीति। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना था, तो टाइम आने ही वाला है। 22 में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी हासिल हो उसके लिए UNDP ने डिजिटल रणनीति शुरू की है। तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 16 फरवरी 2022 को एक नई योजना की शुरुआत की गई है। नई डिजिटल रणनीति 22 से 2025 के साथ UNDP का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम में तेजी लाना है। ठीक है, यह असमानता को कम करने, समावेशिता का समर्थन करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने आदि में मदद करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए देशों और समुदायों का समर्थन करेगा, जिसके लिए डिजिटल रणनीति शुरू की है UNDP। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फिजडम के साथ साझेदारी की है, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देख सकते हैं लोगों, एक परिवार एक बैंक, इसकी टैगलाइन है। तो वेल्थ टेक कंपनी फिजडम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की है। बैंक के 29 मिलियन से अधिक ग्राहकों को धन प्रबंधन उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करेगा। धन प्रबंधन सेवाओं को भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से बैंक ग्राहकों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इससे बैंक के ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको न्यूज़ समझ में आए। तो नीति आयोग और फ़ोनपे ने, नेक्स्ट न्यूज़, नीति आयोग और फ़ोनपे ने लॉन्च किया है फिनटेक ओपन हैकाथन। फ़ोनपे के सहयोग से नीति आयोग
पहली बार ओपन टू ऑल हैकाथन कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग कर रहा है। हैकाथन में प्रतिभागियों को किसी भी ओपन डेटा एपीआई जैसे फ़ोनपे पल्स के साथ साथ अकाउंट एग्रीगेटर जैसे ढांचों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हैकाथन में विजेताओं की घोषणा 28 फरवरी को की जाएगी। तो ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। खारू टीम ने जीत ली है महिलाओं के लिए 15वीं सीईसी आइस हॉकी चैंपियनशिप। खारू टीम ने जीत ली है। लेह में आयोजित हुई थी 15वीं सीईसी कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का समापन 15 फरवरी को हो गया है। खारू टीम चैंपियन बन गई है। टीम ने लेह के एनडीएस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के आइस हॉकी रिंक में लालोक के खिलाफ फाइनल मैच खेला था और अब खारू टीम विजेता बन गई है। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट क्लब लेह के सहयोग से आयोजित टूर्नामेंट में 7 टीमों ने भाग लिया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 26 मार्च को होगी साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। तो साउथ एशिया क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 26 मार्च 2022 को इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा नागालैंड में किया जाएगा। चैंपियनशिप पहले 15 जनवरी को प्रस्तावित होती, लेकिन यह टूर्नामेंट नागालैंड अब ये 26 मार्च को होगा और टूर्नामेंट नागालैंड राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन माना जा रहा है, मतलब हो ही रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। शाहरुख खान जो है वो गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है डिजिटल बग्स के स्वामित्व वाले ऐप A24 को ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वह अपनी तरह के पहले उत्तरदायी गेमिंग अभियान के साथ साथ इसके चलो साथ खेलें अभियान में भी शामिल होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गेमिंग कमेटी के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट मार्केट बनकर उभरा है। तो आपको याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर किसके बने हैं शाहरुख खान। ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में। तो भारत के डिस्को किंग बप्पी लाहिड़ी जी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। आप सब जानते होंगे इनको, ये कितनी धनी प्रतिभा के कितने धनी थे। इनको डिस्को किंग बोला जाता था। तो गायक संगीत निर्देशक बप्पी लहरी का 15 जनवरी को मुंबई में निधन हो गया। उनकी मृत्यु एपनिया के कारण हुई थी। लाहिड़ी ने 1970 और 80 के दशक में डिस्को डांसर, चलते चलते और शराबी जैसे फिल्मों के लिए कई लोकप्रिय गीतों की रचना की है। उन्हें बॉलीवुड में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनकी पहचान एक और सोना बहुत ज़्यादा धारण करते थे उसके रूप में भी होती है। तो चलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2022 को वीडियो संदेश के माध्यम से ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया। विश्व शिखर सम्मेलन टेरी का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है और 2022 के लिए विषय वस्तु टुवार्ड ए रिजिलियंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में डोमिनिकन गणराज्य, गुयाना आदि के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। तो आप डोमिनिकन रिपब्लिक और गुयाना की लोकेशंस आप मुझे देख के बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे हैं। अगर आप ऐसे बता सकते हैं तो बिना देखे ज़्यादा बेटर होगा। अगली हम न्यूज़ इससे शेयर करें इससे पहले मैं आपको बता दूँ प्लीज़ गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो PDF मिल जाती है ताकि आप करंट अफेयर को रिवाइज भी कर सकें। और मैं वहाँ पे MCQs भी डालता रहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। प्रीवियस MCQ अगर आप करेंगे तो वहाँ पे से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और डेली बेसिस पर वीडियो को देखिए ताकि उससे डेली बेसिस पर आपका करंट अपडेट होता रहे और बर्डन ना पड़े करंट का एक। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी मिलेगा। 9 करोड़ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में जल का पानी उपलब्ध कराने का कीर्तिमान हासिल कर लिया। अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। अब गोवा पहले ही हो चुका था। हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में भी हर ग्रामीण परिवार में नल का पानी पहुंच गया है, ऐसी सरकारी आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट है। नल के पानी की आपूर्ति के 99% कवरेज वाले पंजाब जैसे कई और राज्य 2022 में हर घर नल से जल की कगार पर पहुंच जाएंगे। मतलब पंजाब में भी ये सुविधा आ जाएगी 2022 के अंत तक, ठीक है। तो आपको 9 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए ये याद रखिए 9 करोड़ लोगों को सुविधा दे दी गई है।
ये सस्टेनेबल गोल है हमारा एक। 6 सस्टेनेबल गोल क्या है कि क्लीन पानी सबको मिले, स्वच्छ पानी मिले, आसानी से पानी मिले, ये हमारा 6 सस्टेनेबल गोल है। तो अगर जितना हम इसको इम्प्रूव करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल हो जाएगा हमें 6 खुद। और 6 डेवलपमेंट गोल ने भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिए 6 डेवलपमेंट गोल क्या है, पूछा जाता है कई एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है 6 डेवलपमेंट गोल क्या है, तो वो स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, ये सस्टेनेबल गोल है 6। चलिए अगले न्यूज़ देखते हैं। 16 फरवरी को शुरू की जाएगी डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना। डीएनटी क्या है, मतलब जो घुमंतु जनजातियाँ होती हैं ना, अर्ध घुमंतु या घुमंतु, उनको डीएनटी बोला जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार 16 फरवरी 2022 को डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना का शुभारंभ करेंगे। इसे विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब्स डीएनटी की फॉर्म है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित एक पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी और पोर्टल में 2 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने आयोजित की है अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किसके लिए, जो ओशंस में, जो हमारे समुद्र हैं, जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, इसमें बहुत सारा प्लास्टिक कूड़ा भर चुका है। डंपिंग भी करते हैं मोस्टली, अपना कूड़ा जाके हम समुद्र में डंपिंग करते हैं। तो उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि वो इस प्रॉब्लम से डील कर सकें। तो भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ साझेदारी में 14-15 फरवरी 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। यह समुद्री प्लास्टिक के मलबे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण को मुकाबला करना इसका उद्देश्य है। कार्यशाला में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपायों और प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने या रोकने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के अवसरों सहित 4 प्रमुख सत्र थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए किन देशों के साथ किया है, तो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर ने भारत का दौरा किया है, ये आप देख सकते हैं, ये भारतीय समकक्ष इनके। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतैर 14 फरवरी को भारत पहुंचे। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के सेवारत कमांडर की भारत की यह पहली यात्रा। इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे जी दिसंबर 2020 में एक ऐतिहासिक यात्रा में सऊदी अरब का दौरा किया था, जो किसी भारतीय सेना प्रमुख के लिए सऊदी अरब का पहला दौरा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ मैंने पहले भी आपको बताई होगी। सेबी ने बनाया है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करना स्वैच्छिक। सेबी ने ये बोल दिया कि स्वैच्छिक आपके ऊपर डिपेंड करता है, वॉलेंट्री है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के बोर्ड ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के अलग करने को अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया है। इस पर काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी। इसके पहले अनिवार्य किया था कि प्रारंभिक रोल आउट तिथि को 2 साल के विस्तार के बाद दोनों भूमिकाओं को 1 अप्रैल से अलग कर दिया जाए। साथ ही दोनों पदों पर बैठे लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता, ऐसा कहा है सेबी ने। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी जी का निधन हो चुका है। ये अर्धशास्त्रीय गायिका थी, इनका निधन हो गया फरवरी 2022 में। उन्होंने एस.डी. बर्मन, नौशाद और सलील चौधरी जैसे प्रमुख संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। वह बंग विभूषण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं और इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। TTFI चलाने के लिए गीता मित्तल बनी COA की अध्यक्ष। ठीक है, COA क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने गीता मित्तल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह इससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और प्रसिद्ध एथलीट SD मोतागिल को समिति का संयुक्त सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लेडी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्यकार और पत्रकार PJ ओ'रोर्क का निधन हो चुका है। ये अमेरिकी पत्रकार थे, राजनीतिक व्यंग्यकार और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों के लेखक थे, जिनका निधन हो चुका है। इन्होंने अब बंद हो चुकी पत्रिका नेशनल लैम्पून के प्रमुख संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी।
उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी जिनके विषयों में राजनीति, अर्थशास्त्र और कार्ड शामिल थे। उन्होंने उनमें से 2 न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर सूची में सबसे ऊपर हैं, पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स और गिव वॉर अ चांस। ठीक, तो ये काफ़ी फेमस थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए LOI पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बेहद किफ़ायती दर वाले सौर उपकरणों और स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, मंगलवार 15 फरवरी 2022 को आयोजित चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद के दौरान LOI पर हस्ताक्षर किए गए हैं। LOI नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने की दिशा में काम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको पता होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो इन्होंने अभी हार्वेस्ट अर्ली ट्रेड एग्रीमेंट किया है और जो अंततः मूव करेगा फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। तो उससे पहले ये रिजल्ट आ चुका है कि नवीकरणीय ऊर्जा को और सस्ती बनाने के लिए, वायबल बनाने के लिए इंडिया में दोनों ने समझौता किया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। एडके-क्यू के बोर्ड में शामिल हुए हैं पूर्व अमेरिकी FCC अध्यक्ष अजीत पई। दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एडके-क्यू ने अजीत पई को अपने सलाहकार बोर्ड में नामित किया है। यह पूर्व अमेरिकी संघीय संचार आयोग के अध्यक्ष हैं। एडके-क्यू का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और यह व्यवसायों और अन्य उद्यमों के लिए वायरलेस चिप बनाता है। ठीक है, विनय राबुरी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। एडेलवाइस एसेट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है MF निवेश ऐप ई-इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एडेलवाइस एसेट मैनेजमेंट ने निवेशकों को चलते फिरते सभी वित्तीय लेन देन करने में मदद करने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश मोबाइल एप्लीकेशंस ई-इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया है। ऐप एक इंस्टा मनी फीचर के साथ आता है और एक म्यूचुअल फंड बचत खाता है जिसमें पंजीकृत बैंक खाते में तत्काल धनाहरण की सुविधा होती है। निवेशक ऐप का उपयोग म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने के लिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IPS KB राजेंद्रन रेड्डी बने आंध्र प्रदेश के नए DGP। न्यूज़ आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये बने हैं पद ग्रहण करने के लिए गौतम सवांग की जगह लेंगे। इससे पहले गौतम सवांग थे, अब राजेंद्रन रेड्डी बन गए। वर्तमान में खुफिया विभाग के प्रमुख हैं और उन्होंने ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के रूप में भी काम किया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी को दिल्ली में स्थापित करेगा भारतीय रेलवे। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा। 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली के किशनगंज में इसे स्थापित करने के लिए कार्य स्वीकृत किया गया है। यह उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस भारत में सबसे बड़ी अकादमी होगी और यह नवोदित पहलवानों को चैंपियन बनाने के अवसर प्रदान करेगी। उन्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे तो ऑब्वियसली वो चैंपियंस बनेंगे ही बनेंगे। तो इसलिए भारतीय रेलवे ने एक साहसिक कदम उठाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति जी ने 4 राष्ट्रों के राजदूतों से परिचय पत्र प्रस्तुत किया है और उन्हें भारत में तैनाती पर शुभकामनाएं दी हैं ताकि वो 7 और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर सकें। तो पहले महामहिम सुश्री अनीशा के मवेगा संयुक्त गणराज्य तंजानिया की उच्चायुक्त हैं। महामहिम श्री इससे अब्बिलाही असोबे जिबूती गणराज्य के राजदूत हैं। महामहिम श्री सिनीसा पार्श्विक सर्बिया गणराज्य के राजदूत हैं। महामहिम श्री स्लोबोदन अजुनोद उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य की राजदूत हैं। तो आपको ये चारों देश पता होने चाहिए कि कहाँ हैं। 2 यूरोप के हैं, इसमें से 2 अफ्रीका के हैं। तो प्लीज़ आप उनकी लोकेशन देख लीजिए और इसमें नाम भी याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देश की लोकेशन देख लीजिए। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक एवं कवि श्री चिन्नवीरा कनाबी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ठीक है, ये कन्नड़ लेखक हैं कौन? चिन्नवीरा कनाबी। तो आप बस इतना याद रखिए कि ये कौन थे, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, निधन तो हो ही चुका है। अब गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, व्यापारिक गतिविधियों में तकनीकी बाधाओं को दूर करने, उत्पाद सुरक्षा बढ़ाने तथा उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए भारत और जर्मनी के बीच कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए गए। किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर है? भारत और जर्मनी के बीच। किस लिए? गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। दोनों देश मोबिलिटी, ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, रिसाइकल इकोनॉमी, स्मार्ट खेती, कृषि, चिकित्सा उपकरण, डिजिटलीकरण,
डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उद्योग 4.0 एवं अन्य नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, मशीनरी सुरक्षा, चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य यंत्र और बाजार की निगरानी के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, बेसिक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक अध्ययन में भारत को मानकीकरण में 7वें स्थान पर, प्रत्यायन गतिविधियों के लिए 9वें और मेट्रोलॉजी संबंधी गतिविधियों में 19वें स्थान पर रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, भारत और जर्मनी ने सहयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में को मजबूत करने के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत एक्सपो 2020 दुबई में अपने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण कौशल का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, दुबई एक्सपो 2022 में भारत विश्व के निवेशकों के सामने मिलेट्स, मतलब जो मोटा अनाज होता है जिसमें बाजरे सहित मोटा अनाज आता है, जैविक खेती, बागवानी और डेयरी में निवेश के अवसरों को प्रदर्शन करेगा। ठीक है, अपने यहाँ पे कैसे निवेश के अवसर हैं इन क्षेत्रों में वो बताएगा भारत। दुबई एक्सपो के हिस्से के रूप में मिलेट्स खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, दुबई में होने वाले एक्सपो 2020 के दौरान भारत वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पसंदीदा सोर्सिंग पार्टनर बनने पर जोर देगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पता लगाने और अपनी निर्यात क्षमता को और मजबूत करने के तकनीकों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करेगा। तो इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। गुड़ची क्या होता है? गिलोय जैसे बोला जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही थी कि ये नुकसानदायक है, लीवर को डिसमिस करती है, ये ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी न्यूज़ पर। तो अब पीआईबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि गुड़ची सुरक्षित जड़ी बूटी है और इसका शरीर पर कोई विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता होगा। आई एम श्योर कि आपने भी ये न्यूज़ देखी होगी, व्हाट्सएप वगैरह पे भी घूम रही थी और फेसबुक पे तो बहुत सारी पोस्ट हैं इसकी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मत खाइए इसको, लीवर को डिस्पोज कर देती है। तो पीआईबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गुड़ची से लीवर खराब होने की बात सत्य नहीं है। और इन्होंने मीडिया के उन वर्गों के एक बार फिर गिलोय को लीवर को खराबी से संबंधित से जोड़ा था, बट पीआईबी ने अब बता दिया है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि गिलोय सुरक्षित औषधि है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसका शरीर पर कोई विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सभी को पता होगा गिलोय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता, हम सब खाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अप्रैल दिसंबर 21-22 के दौरान खनिजों के उत्पादन में 16% संचयी वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये जो वृद्धि वगैरह होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि भारत ने किस चीज़ में वृद्धि दर्ज की, किस चीज़ में भारत की नुकसान हुआ है, डेफिसिट हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब भारत ने खनिजों के उत्पादन में 16% वृद्धि दर्ज की है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेसाइट, सोना, कोयला, लिग्नाइट, बॉक्साइट और क्रोमाइट के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि अर्जित की गई है। आप बस इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में कितनी वृद्धि हुई है याद रखें, बस आप याद रखिए कि 16% और मेनली इसमें सोना, लोहा, लिग्नाइट तो कोयला आ ही जाएगा, सोना और कोयला। ठीक है, एल्यूमिनियम का है इसके, इसमें क्रोमाइट है, तो ये आपको ऐसे नाम याद रहेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के आयोजित समारोह को संबोधित किया है, जो 16 फरवरी को। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस की परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट सेवा और वीरता के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों को पदकों से सम्मानित किया है। श्री अमित शाह ने रोहिणी में नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। इससे पहले आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस को अपना हेडक्वार्टर भी मिला था नया, सेंट्रल दिल्ली में, होम मिनिस्ट्री के पास ही ये मुख्यालय मिला है, और अब इन्होंने उपायुक्त कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है दिल्ली पुलिस का, तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके प्रमुख गृह मंत्री ही होते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको सलामी ली। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा कर दिया जाएगा। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया जाएगा, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाम से लग रहा है कि हाँ एक अच्छी सोच है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 21-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप बेशक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 22-27 की अवधि के लिए 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने के सिफारिशें शामिल हैं। ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुंच बढ़ाने की घोषणा की गई है ताकि प्रौढ़ शिक्षा को समग्र रूप से इसमें शामिल किया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया कि ऐसे वाहन जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं है और विभिन्न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई कर रहे हैं, उनमें वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण नहीं लगे रहते हैं, तो उसमें GPS लगाने के लिए बोला है। ऐसी अधिसूचना भी जारी हुई है कि उनको ट्रैकिंग सिस्टम सेलेक्ट किया जाए ताकि अगर कुछ भी दुर्घटना वगैरह होती है तो पता लगाया जा सके और जल्दी से जल्दी उसको कवर किया जा सके, जो भी मटेरियल वहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है उसको रिस्टोर किया जा सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंधों में सुरक्षा उपायों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 4 वर्ष से कम बच्चों को अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसके लिए अब कुछ रूल्स आएंगे। इंपॉर्टेंट है, आने भी चाहिए छोटे बच्चों को अगर लेके जा रहे हैं तो। ठीक, तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकते हैं ये रूल्स। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत में पहली बार एक वर्कशॉप में 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने ली करियर काउंसलिंग। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ने करियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ किया था। संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ किया था। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बीकानेर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्रों के 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करियर काउंसलिंग थी। ऐसी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए क्योंकि जैसे भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो करियर काउंसलिंग होनी चाहिए और जिसका जिस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है उसको उस क्षेत्र में बच्चे को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका समय समय पर आयोजन होते रहना चाहिए। चलिए अगले न्यूज़ देखते हैं। प्लूटो की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 80,000 गुना कम है। देवस्थल वेधशाला के अवलोकन से आधारित अध्ययन के आधार पर यह पुष्टि हुई है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी सतह पर प्लूटो के वायुमंडलीय दबाव का सटीक मान निकाला है। यह पृथ्वी पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से 80,000 गुना कम है। चलिए, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। अगली न्यूज़ देखते हैं। साई ने ओलंपिक 2024 तथा 28 की तैयारी के लिए 398 कोच बेस्ट सहायक कोच नियुक्त किए हैं। नियुक्त किए गए लोगों में से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अर्जुन पुरस्कार विजेता शामिल हैं। तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय कोचिंग संरचना को मजबूत करने वाली एक बड़े कदम के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 खेलों के विभिन्न स्तरों पर 398 कोचों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है। इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 24 और 28 को ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे ताकि भारत का प्रदर्शन और अच्छा किया जा सके। और खेल मंत्रालय टॉप्स योजना भी एक चला रहा है तो उसको भी आप रिमेंबर रखिए। सर्बानंद सोनोवाल ने इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग IBP मार्ग के जरिए हल्दिया से पांडु तक इस्पात के नौवहन की पहली जल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, जल के द्वारा भारत से बांग्लादेश इस्पात भेजा जाएगा। तो इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग IBP मार्ग के जरिए हल्दिया से पांडु तक टाटा स्टील लिमिटेड के 1798 मीट्रिक टन तैयार इस्पात उत्पादों की खेप के साथ नौकाओं की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन दो देश की वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हल्दिया से पांडु असम में। ठीक है, ये इन्होंने इस्पात के नौवहन के लिए झंडी दिखाई है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिन्हें हमने कवर किया। करंट अफेयर डेली बेसिस पे रिवाइज होता रहता है तो बर्डन नहीं होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।